स्वागत है आपका अताविद भाईजी में। हमारे साथ जितेश जी है। हम बात करेंगे 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो उपचुनाव होने हैं उस पर, प्रत्येक विधानसभा की बात करेंगे और क्या कुछ समीकरण चल रहे हैं उस पर बात करेंगे जब तक हमारे सर की मैगी भी खत्म हो जाएगी। स्वागत है सर आपका। मैगी के साथ दही भी खा रहा हूँ मैं, क्योंकि दही लाभदायक होती है स्वास्थ्य के लिए और अच्छी होती है। बोलिए सर, हर चीज एक सही सीमा तक सही रहती है, अति हो जाती है तब नहीं, दही दिन के टाइम जब 3 बजे से पहले खाते हैं ना, 3-4 बजे से पहले, तो अच्छी रहती है। आगे बोलिए। खाने के लिए क्या क्या सही होती है सर चीजें शरीर के लिए? बहुत सारी चीज़ें होती है, हेल्दी होनी चाहिए। दही जैसे हेल्दी है और मैगी नहीं है। मैं थोड़ा फूडी हुई खा लेता हूँ। चलिए आप बताइए क्या पूछ रहे थे। सर, 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है, उसको लेकर सबसे रोचक मुकाबला किस विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगा? रोचक तो जहाँ के आप रहने वाले हैं ना अनीश, क्यों सर जी, जाहिर सी बात है हनुमान बेनीवाल। फिर वहाँ पे हनुमान बेनीवाल का सीधा मुकाबला तेजा सुपर डुपर यहाँ डोटासरा से भी है। फिर उसका हनुमान बेनीवाल का मुकाबला जो बढ़िया डांस करने लगे रेवत राम, उन्होंने कईयों को पीछे छोड़ दिया रेवत राम डांगा ने, तो रेवत राम डांगा से भी है। और अब तो बना जी बैठ गए दुर्ग सिंह जी, तो अब वो भी फटकारे मारेंगे कोई ना कोई। तो दुर्ग सिंह जी भी अब बीजेपी के पक्ष में आ गए। सबसे दिलचस्प जो मुकाबला है वो जाट लैंड जिसे बोलते हैं, जाटगढ़, वो हनुमान बेनीवाल जाटों का हार्टलैंड है ना, वो हार्टलैंड है और जाटलैंड है, और जैसे भी कहें जो भी कहें। लेकिन बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल का जो गढ़ है 20 साल से लगातार ढहाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार रेवत राम डांगा की किस्मत खराब थी, 2000 वोटों से, लगभग 2200 वोटों से, 2059 वोटों से। हाँ 2059 वोटों से, क्षमा चाहूँगा क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर नॉलेज है वहाँ की, बटे के रहने वाला थे तो स्केल लगन लागो था ना। मजा आने वाला है और जो भी नतीजे रहेंगे तो सबको चौंकाएंगे एक बार, तो मुझे लग रहा है। कैसे चौंकाएंगे मतलब खेला हो सकता है। देखो, हनुमान बेनीवाल को लेकर आपने जो भी बात कही थी, उनको घेरने की खूब कोशिश की गई है। तमाम जो नेता है, दुर्ग सिंह चौहान जो 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोकी थी उन्होंने, और 20,000 के आसपास वोट उन्होंने लिए थे। तो एक ये भी रहा था, और भाजपा के जो प्रत्याशी थे रेवत राम डांगा, वो चुनाव हार गए थे मात्र 2059 वोटों से। अगर दुर्ग सिंह चौहान उस समय नहीं होते तो इस वक्त खेला हो चुका होता वहाँ पर। लेकिन अब मान के चला जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है और कांटे की टक्कर है। देखिए, राजस्थान की सियासत को बड़े गौर से देखें तो राजस्थान में पिछले 20 साल से कास्ट की पॉलिटिक्स बड़ी हावी है और जातिगत पॉलिटिक्स हो रही है। और पिछले लोकसभा चुनाव में, उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जाट वोटर्स का मूव वहाँ नहीं होता जहाँ पे राजपूत हो जाता है। तो बीजेपी ने दुर्ग सिंह जी को ले लिया है, अब तो क्या बोलना, ले ही लिया है तो। लेकिन अगर राजपूत वोटर्स रेवत राम डांगा को वोट करते हैं तो जाट कंप्लीटली एक मुस्त होकर हनुमान बेनीवाल को वोट करेगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरा राजनीतिक विश्लेषण ये कहता है। तो उसका फ़ायदा भी है और घाटा भी है। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि फ़ायदा होगा या घाटा होगा। लेकिन जो प्राइमा फेसी लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर जाट समाज ये देखेगा, दुर्ग सिंह और वहाँ पर क्या है, जो 25 से 30,000 वोट हैं वहाँ पे राजपूत कम्युनिटी के, जिसमें रावणा राजपूत बड़ी संख्या में और राजपूत, तो वो अगर एक साथ वोट करते हैं रेवत राम को, तो फिर जाट वोट जिसे जो जाट डोमिनेंस चाहते हैं, तो वो एक छत्र वोट करेंगे हनुमान बेनीवाल। तो कोई बड़ी बात नहीं, हनुमान बेनीवाल को इसको फायदा भी हो जाए। तो वो बहुत ही टक्कर वाली कंडीशन है वहाँ की। खिमसर का अभी हम मतलब कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि व्हाट विल हैपन इन खिमसर। ना तो आप बता सकते हैं, आप तो वहाँ के रहने वाले हैं। तो खिमसर बड़ा जनता के मूड पे कुछ भरोसा नहीं है। और क्योंकि अभी जो सट्टा बाजार है, फलो सट्टा बाजार, वो भी अब अपने भाव तय करेगा। लेकिन अब जिस प्रकार से बीजेपी ने एक नारा दिया था कि 400 पार, और जो एग्जिट पोल भी आ रहे थे, जो सटोरिया है वो कुछ दावा कर रहे थे, वो सब गलत साबित हो गए थे। तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है और सबसे रोचक मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मुकाबला होगा तो होगा भाजपा और आरएलपी में, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुकाबला भाजपा और आरएलपी में होगा। कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो बीजेपी से आए हैं। वो कितना, मुझे असल सवाई सिंह चौधरी अधिकारी रहे हैं पुलिस के, उनकी पत्नी है, वो कितना असर डालेगी नहीं डालेगी ये तो भविष्य घर में छुपा, मुझे लगता नहीं। मुझे अब इस कंडीशन में ये लग रहा है
कि उनको लगेगा जाट समाज को कि एक ही हमारा लीडर है, एक ही नेता है, कैसा भी है, लेकिन नेता तो एक ही है। कैसा भी है मतलब? कैसा मतलब कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं ना, लेकिन नेता तो एक है और आवाज़ भी उठाता है, जनता की आवाज़ भी उठाता है। अपन खुद जाके आए थे, तो ऐसा नहीं कि खाली जाट, और भी कास्ट के लोगों की मदद करता है खींवसर में। तो इसमें बड़ा टक्कर रहेगी रेवतराम डांगा और हनुमान बेनीवाल। मेरे को लगता है 5-10 हज़ार की हार जीत होगी, इससे कम भी हो सकती है। सर, आपने कहा कि अब जो चुनाव है वो जातिगत स्वरूप लेने लगा है। ये अपने देवली उनियारा दौसा में भी किस प्रकार से मीणा और गुर्जर जो प्रभावी होते हैं, असर डालते हैं और एक बड़ी भूमिका में रहते हैं। तो नरेश मीणा ने नामांकन कर दिया है, मीणा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 दिन पहले कहते हैं रात को चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रहलाद गुंजल से मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। फिर सुबह चाय पे चर्चा करते कहते हैं चुनाव लड़ूंगा। तो जो नरेश मीणा है अब वहां पे किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि प्रत्याशी गुर्जर है और कांग्रेस का मेरे को मीणा लगता है नरेश मीणा केसी मीणा से ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। हालांकि केसी मीणा वहाँ लोकल बताए जा रहे हैं, हाँ। मुझे उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन लोग ऐसे कह रहे, पीपल आर सेइंग, क्योंकि एक वॉइस है नरेश मीणा युवाओं की, और जयपुर से 5,000 युवा इकट्ठे होकर उनके साथ चले जाते हैं। ये बड़ी बात है, इतना मतलब पसंद करते हैं उनको युवा, मतलब गजब का। यहाँ तो फिर मैंने रविंद्र भाटी की ऐसी वो देखी, यहाँ फिर मैंने हनुमान बेनीवाल की ऐसी वो देखी कि युवा उनको पसंद करते हैं। सचिन पायलट तो सर्वमान्य नेता हैं ही युवाओं के, और कुछ एक लीडर करोड़ी बाबा है, उनके भी वो युवा नहीं है लेकिन युवाओं के लीडर हैं। वो बाबा के भी अलग ही जलवा है। पूछे हाल उससे संग डॉक्टर करोड़ी लाल। तो देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर पहले चुनाव लड़े थे बीजेपी पार्टी से, फिर वो बागी हो गए। पिछली बार विजय बैसला को टिकट मिल गई, कर्नल करोड़ी सिंह बैसला के लड़के को, और अब वापस से उनको टिकट मिली है। तो मुझे एज साइज राजेंद्र गुर्जर का नजर आ रहा है यहाँ पे कि एज पे रहेंगे वो, फायदा होगा उनको, बीजेपी को यहाँ पे फायदा नजर आ रहा है मुझे प्राइमा फेसी। मतलब दीपावली बाद क्या समीकरण बदलेंगे वो अभी मैं नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ अभी एज पे नजर आ रहे हैं राजेंद्र गुर्जर। फिर दौसा की सीट पर बात की जाए तो वहाँ पे जो डीसी बैरवा है और उनके सामने है जगमोहन मीणा, वहाँ पे क्या कुछ मुकाबला हो सकता है? देखिए दौसा में वर्तमान में एज पे मुझे नज़र आ रहे हैं जगमोहन मीणा, क्योंकि करोड़ीलाल मीणा ने बहुत से सारे 36 कौम के समाज के लोगों की मदद की है। तो करोड़ीलाल मीणा एक ऐसे लीडर है, उनके भाई भी उनके साथ लगे रहे हमेशा। वो कहते भी हैं करोड़ीलाल मीणा मेरा लक्ष्मण जैसा भाई है। लेकिन एक फैक्टर वहाँ बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जैसे कि आपने भी अपने चलाया था रघु शर्मा वाला। रघु शर्मा भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ धोखा हुआ है, ब्राह्मणों के, तो ब्राह्मण समाज की एक नाराजगी तो वहाँ पे है अंदर अंदर। लेकिन चाहे शंभू पुजारी का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, करोड़ीलाल मीणा ने ऐसा नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है, ये मीणा है, ये गुर्जर है, ये SC है, ये ST है, ये दलित है, या कोई भी किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट का युवा हो, सभी पेपर लीक में सारे कास्ट के लोग थे, तो सभी मामले उन्होंने उठाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कहना जल्दी होगी कि भाई प्रॉपर पूरा चुनाव जीत ही रहे हैं, अभी एज पर हैं जगमोहन मीणा। दिवाली बाद क्या स्थिति होगी वो मैं नहीं कह सकता। जो सचिन पायलट, देखिए बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट इस पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वो एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि पायलट के एक देवली उनियारा का गढ़ रहा है, उनकी माता का गढ़ है, खुद का गढ़ है, और वो वहां नजर नहीं आ रहे। 2 सीट पायलट का गढ़ है, एक तरह से पायलट का जलवा है, जलवा जिसे कहते हैं जलवा। तो सचिन पायलट का जलवा है देवली उनियारा के अंदर, सचिन पायलट का जलवा है दौसा के अंदर। दौसा से उनके पिता राजेश पायलट चुनाव भी लड़ा करते थे लोकसभा का, तो वो जलवा है सचिन पायलट। कांग्रेस का गढ़ बनाया था राजेश पायलट ने दौसा। हाँ, आज तक बरकरार है। मुरारी मीणा भी उनके नाम की खा रहे हैं, मैं आप बता दूं साफ साफ। मुरारी मीणा सचिन पायलट के पिताजी की खा ही रहे हैं, मतलब उनके जो गुडविल थी, उनके उन्होंने जो तैयार किया एरिया जिस तरह से, तो वो 36 कौम के नेता थे राजेश पायलट। जो कहते थे वो करते थे, जैसे मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी का विकल्प नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा पेपर लीक माफिया एक नहीं बचेगा विधानसभा चुनाव के अंदर, एक भी नहीं बच रहा। आप देखिए लगातार गिरफ्तार, हालांकि मगरमच्छ का हम वेट कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, लेकिन हम लगातार आवाज उठा रहे थे EO RO परीक्षा रद्द हो, तो वो रद्द की क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वो किया, है ना। भजन लाल जी उनका इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं, लेकिन भजन लाल जी से हमारी गुजारिश है, हम लगातार मांग उठा रहे हैं SI भर्ती परीक्षा रद्द कर दो। दिक्कत क्या है आपको भजन लाल जी? युवा लगातार टकटकी लगाए लगाकर आपकी तरफ देख रहा है, उनको दीपावली का गिफ्ट दे दो भैया। दीपावली का गिफ्ट, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? जो SI भर्ती परीक्षा है वो लीक हुई है,
साफ साफ नजर आ रहा है किस तरह से एसआई भर्ती परीक्षा लीक हुई है। जब पूरा आपने आपकी जो एसओजी है उसने सारे लोग पकड़ ही लिए फर्जी, तो भाई लीक कर उसको रद्द कर दो। मानते हैं बड़ी भर्ती परीक्षा है, आपने छोटी सी एक झुंझुना पकड़ा दिया यूआरओ रद्द करके, तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपकी टीआरपी नहीं बढ़नी। आपकी टीआरपी तो एसआई भर्ती परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है उसकी भर्ती परीक्षा निरस्त करेंगे, रद्द करेंगे, जब जाके आपकी टीआरपी बढ़ेगी। भजन लाल जी, आपसे युवाओं की तरफ से हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप ये रद्द कर दो। हाँ बताइए। एक और सवाल सर, झुंझुनू जो विधानसभा सीट है वहाँ पर ओला परिवार का दबदबा रहा है। अमित ओला पर भरोसा किया कांग्रेस पार्टी ने, उनको प्रत्याशी बनाया है। ओला परिवार को लेकर ही माना जा रहा था कि उनके परिवार से कोई उम्मीदवार होगा, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से सुखवंत सिंह को टिकट दिया है, सुखवंत सिंह नहीं, ओला क्यों, राजेंद्र बांबू को दिया। राजेंद्र भांबू को, माफ़ कीजिएगा, वो तो वहाँ रामगढ़ में दिया है, माफ़ कीजिएगा। तो राजेंद्र भांबू को टिकट दिया है जो पिछली बार बगावत कर रहे थे। 40,000 करीब वोट भी आए थे। बबलू चौधरी अब बगावत कर रहे थे, अब मान गए हैं, सबको मना लिया है मेरे ख्याल से भाजपा हाँ, भाजपा ने सबको मना लिया है। सत्ता में बहुत ताकत होती है मनीष। हाँ, वो कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, लाभ का तो हम नहीं कहेंगे, हम हो कैसे सकता दावा है, कर सकते हैं। दावा नहीं मिला, हो सत्ता में सकता ताकत है। होती है, एक वो होता है आकर्षण का केंद्र होता है सत्ता, तो उसकी तरफ नहीं चाहिए होती है सत्ता, खुद ही भागा चले आता है। हाँ, तो झुंझुनू में क्या कुछ बुलाया तो तुम भी चल जाओ और मैं भी चल जाऊँ, सत्ता का वो है। अपन तो सर निष्पक्ष पत्रकार है। अपन मुख्यमंत्री के पास जाते नहीं है, अपन अलग बात है कि हम निष्पक्ष हैं। हाँ, कोई हमें बुलाए तो भी नहीं जाते, लेकिन संबंध हमारे सबसे हैं। हाँ बताइए सर, झुंझुनू में क्या कुछ हो सकता है? सवाल झुंझुनू में ये है कि जाटो टक्कर का मामला है, लेकिन मुझे लगता है अमित ओला पे एज रहेगी, क्योंकि नजर कुछ वैसा ही आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो जो डेंट किसको करेंगे? मुस्लिम और जाट जो राजेंद्र गुड़ा एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंशाल्लाह, और जाट वर्सेस घेट जाट का वहाँ लड़ाई कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में भाजपा ने किया, वैसे वो राजेंद्र गुड़ा यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कामयाबी हाथ लगेगी उनके? राजेंद्र गुड़ा डेंट करेंगे सीधा सीधा बीजेपी को। जो राजपूत वोटर है वो बीजेपी का वोटर है मूलतः, तो सीधा बीजेपी को डेंट कर रहे हैं। सीधा से दिख रहा है अमित ओला चुनाव जीतेंगे यहाँ पे। मुस्लिमों की भी बात कर रहे हैं वहाँ पे, वो तो मुस्लिम तो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है शुरुआत से। मुस्लिम कांग्रेस का वोट बैंक है, वो एक छत्र मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, वन साइड ओला परिवार को जाएगा। हालांकि अभी कहने की स्थिति में जल्दीबाजी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अभी एज मुझे अमित ओला की नजर आ रही है उस क्षेत्र, उस सीट पर। अब बात करते हैं 84 सीट की। 84 में क्या कुछ? 84 में गढ़ है, राजकुमार रोड का मुकाबला है, राजकुमार रोड का गढ़ है, 84 की सीट है। करीला नमोमा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कारीलाल नमोमा, ये पहली बार इनको लड़ाई। इससे पहले वो लगातार एक कैंडिडेट थे बीजेपी के, जो प्रदेश मंत्री भी रहे, महामंत्री रहे, उनको चुनाव लड़ा रहे थे। और ये जो कांग्रेस से महेश रोत है, ये इतने बड़े मुझे लगता नहीं इनका कोई है। जो अनिल कटारा हैं बीएपी से, वो मुझे लगता है यहाँ चुनाव एज पर है उनका। और राजकुमार रोड की अपने आप, रोड की जो पार्टी है बीएपी, अपने आप में एक अलग ही उनका काफी जल्दी से उभर रही है पार्टी, वहाँ उन्होंने दस्तक काफी, उन्होंने जो अपने एक बातें बोली है ना, उन बातों के पीछे लोग हैं। हम बेल प्रदेश बनाएंगे, ये उसी तरह से जैसे बीजेपी ने कभी बोला था कि राम मंदिर बनवाएंगे। अच्छा, आप सोचिए, जैसे बीजेपी ने बोला था राम मंदिर बनवाएंगे, उसको बुनाते रहे भाजपा वाले, वैसे ये बुनाते रहेंगे और राजनीतिक लाभ उठाते रहेंगे। सीधी बात है, पॉलिटिक्स है ये। सलूम्बर में सर, चलो बीएपी का 84 में प्रभाव रहेगा, और प्रभाव है भी। सलूम्बर में देखिए, जो अमृतलाल मीणा की पत्नी को टिकट दिया, शांता देवी को टिकट दिया, और रेशमा मीणा कांग्रेस से है, वो भी अच्छी कैंडिडेट है। उनके जो हस्बैंड है वो पहले वहाँ से शायद प्रधान पता नहीं रहे हैं कोई, वो तो बड़ा उनकी पॉलिटिकल फैमिली है। और जितेश कटारा 51,000 के करीब वोट लेके नाम राशि का बीएपी। मैं जितेश हूँ, वो कटारा है, मैं जेठानंदानी, वो कटारा है, कोई नहीं, अपना भाई है, सेम नाम राशि है। तो जितेश भाई है ना, आप कह रहे हो मेरा भाई है, कोई मान जाएगा कि आप बीएपी के कुछ कार्यकर्ता या कुछ पदाधिकारी हो? नहीं, भाई तो मैं शांता देवी को बहन बोल देता हूँ, रेशमा मीणा को बहन जी बोल देता हूँ। वो जो प्रतिज्ञा लेते थे उसको आपने सीरियसली लिया सर, सारे देशवासी मेरे भाई बहन हैं। हाँ। तो ऐसा है कि जितेश कटारा एक यूथ लीडर है। और बड़ी बात देखिए बीएपी की, सारे यंग लीडर्स खड़े किए, 50 मतलब 25 से 30 साल की उम्र के बीच में।
तो जितेश कटारा पिछली बार अच्छे वोट लेके आए थे, उनको उम्मीदवार बनाया। लगता है कि टक्कर देंगे। अभी तो एज पे मुझे जितेश कटारा नज़र आ रहे हैं। खेमसर की बात की, सलूम्बर की बात की, चौरासी की बात की, झुंझुनू की बात की, रामगढ़ रह दौसा गया। की बात की, देवलुनिया की बात की, अब रहा तो रामगढ़, जहाँ से वो जय आहूजा विरोध कर रहे थे लेकिन मान गए। जवाहर सिंह मैडम ने मना लिया उनको। वहाँ पे क्या कुछ हो सकता है? सुखवंत सिंह है उम्मीदवार, प्रत्याशी है भाजपा से, और वहीं जो कांग्रेस से है, क्या नाम है उनका, जुबेर खान, जिनके पिताजी का देहांत हो गया था विधायक रहते हुए, तो उनके बेटे हैं आर्यन खान। मैं उनका एक भाषण देख रहा था, इतना परिपक्व नहीं हुए राजनीति में आने के लिए, वो लेकिन नए हैं अभी। संजना जाटव वोट मांग रही थी कि कोरा पन्ना है, जो लिखोगे वो रहेगा। पूरा पन्ना है, अभी नए नए हैं, लेकिन वो वहाँ की जो सियासत है, राजनीति है, वो पूरी एचएम पर चलती है। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की वो गली है। मेवात इलाका है, मेवात का इलाका है और मेव बॉले इलाका है, और 1 लाख के करीब मेव हैं, 90-95 हज़ार शायद। और पिछली बार जय आहूजा चुनाव लड़े थे, 35,000 उनके वोट आए थे। सुखवंत जी जो अभी लड़ रहे हैं, विरोध किया था उन्होंने। सुखवंत को गलती से भजन लाल जी ने सुखवंत को गलती से बोल दिया मंच से, नाम भूल गए, जसवंत बोल दिया। चलो ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, इंसान से गलतियाँ होती है। लेकिन सुखवंत किसको एज रहेगा? मुझे लग रहा है कि यहाँ टक्कर का मामला है इसमें। यहाँ ना तो अभी एज है कह सकते हैं ना, ये तो क्या पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होगा हिंदू मुस्लिम तो सुखवंत जीतेंगे, और अगर ध्रुवीकरण नहीं होता तो आर्यन खान एज पे रहेंगे। ये मेरा एनालिसिस तो ये है, विश्लेषण ये है इसमें। सर, दिवाली आ रही है, दिवाली में एक फैसला आया है कि आप ये 2 घंटे आप तक निकाल के बैठे हैं, 2 घंटे तक पटाखे जला सकते हो, और ग्रीन पटाखे रहने चाहिए, 10 बजे बाद अलाउड नहीं रहेगा। कैसे देखते हो इस फैसले को? मेरे को तो बड़ा ये फैसला देख के हंसी आ रही है। भजन लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी सरकार है, आपकी सरकार के अधिकारी ऐसा फैसला निकाल रहे हैं, इनको थोड़ा समझाइए कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस होगी, लेकिन क्या इस तरह के ऑर्डर्स केवल हिंदू त्योहारों पर निकाले जाते हैं? पिछली कांग्रेस की सरकार थी और आपने भी और सभी सनातनी लोगों ने आवाज़ उठाया था कि रामनवमी पे उन्होंने डीजे की प्रतिबंध लगाया कि दंगा नहीं हो, तो आपने भी आवाज़ उठाई थी और सभी सनातनियों ने आवाज़ उठाई थी। लेकिन आज आपका जो ऑर्डर आया है तो ये पब्लिकली हुआ है, आपके अधिकारियों ने किया है पब्लिकली। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो 2 घंटे की परमिशन हिंदू समाज के त्योहारों पर क्यों दी जा रही है? क्या आपके अधिकारियों में दम है? तो क्या बकरी ईद पर बकरा जब काटा जाता है तो क्या उसमें क्या पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है? मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बकरी ईद में जब बकरा काटा जाता है उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। कुछ लोगों को घृणा भी होती है कि बकरा क्यों काट रहे हैं, और सार्वजनिक रूप से काटा जाता है, तो उस पर पर्यावरण प्रदूषण, उस पर इस तरह का ऑर्डर निकालो ना भैया। उस आपके अधिकारियों को उस पर निकालो, उस पर तो निकालते नहीं है। लेकिन सिर्फ दीपावली जैसे उत्सव जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगमन पर उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री राम को याद करते हैं, दीपक जलाते हैं घरों में, उस त्यौहार पर इस तरह से हम पटाखे जलाकर उत्साह मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, और उसी त्यौहार पर आप लोग, आपके अधिकारी इस तरह का ऑर्डर निकाल रहे हैं। भाई क्यों मनीष, आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि एक बड़ा त्यौहार है दिवाली, और भाजपा बात करती थी राम मंदिर की और भगवान राम की बात करती थी, जय श्री राम का नारा लगाती है, लेकिन इस प्रकार के फैसले जो आते हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जाता है कि फटाके, मानता हूँ प्रदूषण होता है, लेकिन 1 दिन मिलता है, 2 दिन मिलते हैं, जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं, तो इस प्रकार का फैसला नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह के फैसलों से बचना चाहिए, क्योंकि बच्चे करते हैं, बड़े हैं, उनको तो इतना शौक नहीं होता है, बच्चे बड़े उत्साहित होकर इसको मनाते हैं। बिल्कुल, बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी विरासत के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में, अयोध्या जब वो लौटे थे, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, एक मैसेज है, एक मैसेज है, संदेश जाता है। किस तरह से वनवास में वो रहे थे भगवान श्री राम, तो श्री राम जी का जो इतिहास है, विरासत है, हमारी संस्कृति है, वो उसके बाद लौटने के बाद उत्साह था, उमंग थी,
तो युवा पीढ़ी हमारी जो नई जनरेशन उनको कैसे पता चलेगा अगर हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे। सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, लगातार प्रत्याशियों की सूची आ रही है सामने, वहाँ पर स्टार प्रचारक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने खबर भी चलाई थी कि भजनलाल जी का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि उपचुनाव तो यूपी के अंदर भी है, उपचुनाव असम के अंदर भी है, उपचुनाव और अन्य प्रदेशों में भी है। यूपी में 9 उपचुनाव है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है योगी जी, उनका नाम उस लिस्ट में है। असम में जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाम उस लिस्ट में है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है 2 सीटों पर, मोहन यादव का नाम उस लिस्ट में है। छत्तीसगढ़ में जो सीएम है उनका नाम उस लिस्ट में, छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव 1 सीट पर या 2 सीट पर होना है, उनका नाम उस लिस्ट में है। तो जाहिर सी बात है कि भजनलाल जी की क्या बात खराब हुई ऊपर, ये तो भजनलाल जी जाने, या ऊपर से कोई नाराज़गी है। लेकिन लोग मुझे कह रहे थे हमारी खबर चलाने का महाराष्ट्र में उनका नाम आ गया। आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू सी दैट। मैंने देखा नहीं महाराष्ट्र की जो स्टार प्रचारक लिस्ट है उसमें उनका नाम आ गया, कुछ कह रहा था मुझे कोई, मैं भी उसको चेक करूँगा, मैंने चेक नहीं किया अब तक। अगर आ गया तो अच्छी बात है, हमारे सीएम है, हमें गर्व है अगर उनका नाम आता है तो, और अगर नहीं आता तो हमें भी दर्द होता है, क्योंकि झारखंड में बड़े प्रवासी राजस्थान रहते हैं और महाराष्ट्र में भी रहते हैं। दोनों प्रदेशों में हमारे सीएम का नाम आना चाहिए था। अच्छे आदमी, बेचारे भले आदमी, सीधे आदमी हैं। सर वैसे बताऊं तो भारत रफ्तार ने जिन जिन नेताओं के नाम बताए थे कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं, जैसे हमने कहा था, दावा किया था कि कनिका बेनीवाल को टिकट मिलेगा। हाँ, मनीष तो बहुत लंबे समय तक रेवंत रामनगर को टिकट मिलेगा, मिल गया। और मैंने ये भी कहा था कि सहाय सिंह चौधरी को टिकट मिल सकता है, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट मिला, मतलब घर में टिकट रहा है। और ऐसे चल के हमने दौसा को लेकर भी कहा था कि जगमोहन मीणा को टिकट मिल सकता है, हम ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे। देवलू नेरा नरेश में चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि उन्होंने मना किया, लेकिन हमें लग रहा था लड़ क्यों नहीं रहे, लेकिन लड़ रहे हैं आखिरकार। तो हम भारत रफ्तार के जो सोर्स है, जो सूत्र है, वो काफ़ी यकीन करने के लायक है। तो बने रहिए भारत रफ्तार के साथ, और हम आपको सटीक जानकारी दिखाएंगे और ग्राउंड पर जाने वाले हैं, 7 विधानसभा सीट कवर करेंगे। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद भारत रफ्तार। राम राम सा।